इस कहानी की शुरुआत होती है एक हंसती खेलती प्यारी सी फैमिली से। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं पिता कबीर, माँ ज्योति, बड़ी बेटी जानवी और छोटे बेटे ध्रुव। लेकिन इस फैमिली को नजर लग जाती है जब एक साइकिक पावर्स वाला आदमी इनकी जिंदगी में आ जाता है। तो इस साइकिक पावर या फिर कई सम्मोहन शक्ति वाले आदमी का आखिर मकसद क्या है, और क्या कबीर अपनी फैमिली को या बेटी को बचा पाएगा? स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी है, एंड तक बने रहे ताकि आप इस कहानी का पूरा मजा उठा सके। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जानवी, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, जो पूरी मूडी है, वो किसी की नहीं सुनती। उसे अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पर जाना है, लेकिन उसके पापा उसे परमिशन नहीं दे रहे। तो पापा कबीर एक कंडीशन जानवी के सामने रखते हैं कि अपने सारे दोस्तों के कांटेक्ट नंबर दे दो और पूरी ट्रिप में अपना लाइव लोकेशन शेयर करती रहना। इस पर जानवी भी मान जाती है और उसे परमिशन भी मिल जाती है। जानवी की इस ट्रिप से पहले ही कबीर ने एक फैमिली वीकेंड ट्रिप प्लान कर रखी थी एट देयर फार्म हाउस। जाते वक्त वो रास्ते में एक ढाबे पर ब्रेकफास्ट करने रुक जाते हैं। वो पहले तो पराठे ऑर्डर करते हैं, लेकिन जानवी को पराठा पसंद नहीं आता क्योंकि इट वॉज टू ऑयली फॉर हर। कबीर तो चाय ऑर्डर के लिए काउंटर पर जाता है और 500 की नोट दे देता है, लेकिन ढाबे वाला उससे छुट्टे पैसे मांगता है। उसके पास छुट्टे पैसे नहीं होते, जिसके कारण वो टेबल पर ऐसे ही लौट आता है। तो पीछे खड़ा एक फ्रेंडली नेचर वाला स्ट्रेंजर भी चाय ही ले रहा था, तो वो कबीर की फैमिली के लिए भी 2 चाय ले लेता है। उसके इस काइंड नेचर की वजह से कबीर उसे अपनी टेबल पर इनवाइट कर लेता है, और वो आदमी अपना नाम वनराज बताता है। उनमें अच्छी बातें होती है। बातों बातों में वो जानवी से कहता है कि उसका चश्मा घर छूट गया है, क्या तुम मेरे लिए मेन्यू पढ़ दोगी? मेन्यू पढ़ते पढ़ते ही वो उसे कहता है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या खाऊं, तो मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ, तुम ये लड्डू खा लो। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस वो लड्डू खा लेती है। हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि जानवी अंदर कुछ अजीब सा फील कर रही थी, तो वनराज उसे वही बटरी पराठा खाने के लिए कहता है। वो जानवी चुपचाप से खा लेती है क्योंकि वो बूढ़ी है और किसी की नहीं सुनती, पर अब चुपचाप वो पराठा खा रही है। तो कबीर को थोड़ा अजीब लगता है, बट दैट वाज़न्ट अ बिग डील एट। उनका ब्रेकफास्ट खत्म करके बाहर कार के पास जाते हैं। वनराज उसे बिस्किट ऑफर करता है, सेइंग कि फार्म हाउस पहुंचते ही इसे खा लेना। दैट वाज स्ट्रेंज, क्योंकि जानवी ये बात भी बिना कुछ सोचे हाँ कह देती है। जब वो फार्म हाउस जाते हैं तो वो पार्ले जी खा लेती है और जीनियस बन जाती है। खैर, फार्म हाउस में पूरा परिवार बहुत एंजॉय कर रहा था। तभी ज्योति नोटिस करती है गेट पर वनराज आकर खड़ा है। ज्योति कबीर को ये बात बताने के लिए जाती है, तब तक जीनियस जानवी उसे घर के अंदर भी लेकर आ गई। वनराज का कहना था कि वो अपने घर पर कॉल करना चाहता है, लेकिन उसका फोन डेड हो चुका है, तो अपना फोन चार्ज करके 15-20 मिनट में वो वापस चला जाएगा। कबीर को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो भी मान जाता है। ज्योति को वनराज का प्रेजेंस अच्छा नहीं लग रहा था, पर कबीर कहता है कि बस थोड़ी देर की बात है, वो चला जाएगा और कपड़े चेंज करके मैं नीचे जाकर उस पर नजर रखूंगा। दूसरी तरफ जानवी वनराज से बात कर रही थी और उसे अपनी सारी पर्सनल बातें बता रही थी, जैसे कि बॉयफ्रेंड की और लद्दाख ट्रिप की वगैरह वगैरह। लेकिन वनराज जानवी को कहता है कि तुम लद्दाख नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ चलना है, मेरे घर, हमेशा के लिए। इस पर भी जानवी उसकी हर बात मानने के लिए मजबूर होती है। उनकी बातों के बीच ही ध्रुव जानवी को बॉल पास करता है। इस बात से उसका हिप्नोटिक स्टेट भी डिस्टर्ब हो रहा था। ध्रुव उससे खेलने की रिक्वेस्ट करता है, तो वनराज जानवी को कमांड करता है, जानवी तुम ध्रुव के साथ इतना खेलो कि आज के बाद वो कभी खेलने की बात ही ना करे। तो जानवी ध्रुव को झूले पे बिठाती है और जोर जोर से स्विंग देने लगती है। ये देख के ज्योति और कबीर भी आ जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जानवी है कि मानती नहीं। ध्रुव की हालत खराब हो जाती है। फाइनली वनराज उसे रुकने के लिए कहता है और वो रुक जाती है। उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। सब डिनर टेबल पर बैठते हैं और जीनियस जानवी बताती है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे वनराज ने जो भी बातें कही वो करने का मन करता है। मैं उसे मना ही नहीं कर पाती, और वनराज वहां आ जाता है। उन्हें कहता है कि डेमो देखोगे, और वो जानवी को कमांड करता है उसके बॉयफ्रेंड को फोन करे और उसे कहे कि मैं लद्दाख नहीं आ रही, आई एम ब्रेकिंग विथ यू। जानवी भी वही करती है। कबीर वनराज को घर से बाहर निकालने ही जा रहा था
लेकिन जानवी उन्हें रोकती है। जानवी यहाँ एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी और कबीर को ही पीछे धक्का दे देती है, सेइंग कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। और ये भी कहती है कि अंकल जो कहेंगे मुझे वो करना जरूरी है। इस पर वनराज उन्हें बताता है कि जानवी के साथ उसने वशीकरण किया है और उन्हें प्रैक्टिकली बताने के लिए जानवी को बार बार उठने बैठने के लिए बोलता है और यही काम बार बार करवाता है। रोने कहता है, हंसने कहता है। इस पर रोती हुई ज्योति वनराज से पूछती है, तुम हमसे क्या चाहते हो? वनराज कहता है सभी अपने फोन सामने टेबल पर रख दे और जानवी को कमांड देता है कि वो फोन्स को तोड़ दे और इंटरनेट एंड टेलीफोन कनेक्शंस को भी कट करने को कहता है। फिर जानवी से कहता है कि किचन से चाय पत्ती लेकर आओ और उसे खाओ। कबीर जानवी को रोकने की कोशिश करता है और वनराज जानवी से अपने पापा को थप्पड़ मारने को कहता है। आगे जब जानवी वनराज का पैर दबा रही थी तो वो उसके माँ पापा से कहता है कि तुम्हारी बेटी को मुझे दान कर दो। अब वनराज को इनकी परमिशन की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो जानवी को ऐसे ही ले जाता, वो उसके वश में जो थी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि विदाउट परमिशन चली तो जाती, पर बाद में जानवी अपने माँ पापा को शायद मिस करती तो उसका वशीकरण टूट सकता था और जानवी के माँ पापा को ये कहना था कि हम अपनी बेटी को आजीवन के लिए तुम्हें अर्पण करते हैं। कबीर उसे मना करता है और वनराज जानवी को लात मारता है। रिएक्शन में कबीर वनराज को पीटने लगता है तो वनराज कमांड करता है कि जानवी ध्रुव का सर फोड़ दे। ध्रुव वहाँ से भागने वाला था पर जानवी उसे पकड़कर उसका सर फोड़ देती है। फिर हम पुलिस को वहाँ आता देखते हैं क्योंकि ज्योति ने एक फोन पहले ही छुपा कर रखा था और पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर मिस कॉल किए थे। जब पुलिस अंदर आते हैं तो सभी ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि एकदम नॉर्मल है। घर आया मेहमान कबीर का दोस्त है। जब पुलिस पूछता है कि आपके फोन से मिस कॉल आए थे, ज्योति उस पर कहती है उसके बेटे ने मस्ती में किए होंगे। वनराज ने जानवी को कमांड दी थी कि वो गैस लीक करे और सिलेंडर पर माचिस लेकर बैठे ताकि जैसे ही कबीर ज्योति ने मुंह खोला तो सिलेंडर एक्सप्लोड करके एटलीस्ट जानवी मारी जाए। खैर जैसे जैसे वो पुलिस को वापस भेज देते हैं। यहाँ वनराज और भी भड़क उठा है। कबीर उसे पैसा और घर भी ऑफर करता है। वनराज उन्हीं के सामने पैसों में आग लगा देता है। ये चीज क्लियर थी कि वनराज को सिर्फ और सिर्फ जानवी ही चाहिए। कबीर से कहता है कि धन, हवस और लालच ये सब तुच्छ मनुष्यों की कमजोरियां है और ये कमजोरी मुझ में नहीं है क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, इंसानों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। ये रात मेरे लिए आई है, हजारों सालों के बाद आई है ये उम्रा की रात। उम्रा परछाई का वो काला हिस्सा जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं आ सकती। आगे वो संस्कृत में कुछ बोलता है जिससे लगता है कि कुछ ही वक्त में वो सुप्रीम पावर या कहे इस दुनिया का भगवान ही बनने वाला है। फिर वो जानवी को कई अलग अलग कमांड्स करता है जैसे कि बिना रुके खुद को थप्पड़ मारना, डांस करवाना और चाकू लेकर वनराज को गार्ड करना। यहाँ तक कि एक पॉइंट पर जानवी अपनी पैंट में सुसु कर देती है। ज्योति उसके कपड़े चेंज करवाती है। मौका पाकर ज्योति जानवी के हाथ से चाकू छीनकर वनराज पर हमला कर देती है। यहाँ काफी हाथापाई हो जाती है और ज्योति वनराज को ओवर पावर कर देती है। कभी जानवी को बांध देता है और वनराज को भी मार डालता उसके पहले ही वनराज कमांड देता है कि जानवी तुम हंसो, जोर जोर से हंसो, तब तक हंसती रहो जब तक तुम मर नहीं जाती। और उसकी हंसी की आवाज गूंजने लगती है और मजबूर होकर कबीर वनराज को छोड़ देता है। वो वनराज को मार तो देता पर जानवी हंसती रहती और आखिर में मर जाती। अब जानवी को वो न्यू कमांड करता है कि वो ध्रुव को मार दे। जानवी चाकू लेकर तुरंत ही ऊपर भागती है। उसके माँ पापा उसे रोकते हैं। जानवी नाटक करती है जैसे कि वो नॉर्मल है पर वो अपने माँ पापा को एक रूम में फंसाकर भाग जाती है। ध्रुव को उसके कमरे में ढूंढती है पर ध्रुव ऊपर टेरेस पर जाकर छुप गया। वो वहाँ छत पर चली जाती है। ध्रुव से थोड़ी हाथापाई के बाद उसे वो छत से फेंक देती है। ध्रुव को सीरियस इंजरी होती है। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी। ऐसे में हार मानकर ज्योति और कबीर जानवी को दान कर देते हैं और वनराज जानवी को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही ज्योति से कहता है कि ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाओ और खुद उनके पीछे चला जाता है। कबीर जानवी की लोकेशन ट्रैक कर पा रहा था क्योंकि जब सारी हाथापाई हो रही थी तभी कबीर ने वनराज के फोन का ट्रैकर ऑन कर दिया था और अब एक फोन का जुगाड़ भी कर लिया। जंगल में किसी खास तरह की गुफा के अंदर वनराज पहुंच जाता है। वहाँ हमें पता लगता है कि उसने कई सारी लड़कियों को वशीकरण से ट्रैप किया हुआ है। वो रिचुअल्स के लिए खास तैयारी करता है।
वो कहता है कि आज की रात वो जानवी और बाकी लड़कियों को भी आजाद कर देगा। हम देखते हैं कि रिचुअल्स की तैयारी हो चुकी है। सारी लड़कियां हिप्नोटिक स्टेट में हैं और वहाँ एक बहुत ही बड़ा अग्नि कुंड बना हुआ था, जैसे कि वहाँ कोई महायज्ञ होने वाला है और जहाँ वो सारी लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला था। और हम देखते हैं बाहर भी कुछ लड़कियां जो कि उस जगह को गार्ड कर रही थी। कबीर उनसे लड़कर अंदर चला जाता है। एक लड़की पीछे से कबीर के सर पर वार करके उसे घसीटते हुए वनराज के पास ले जाती है, तो उसे कुछ देर के लिए रिचुअल्स रोकना पड़ता है। अब पूरे राज खुलते हैं, जहाँ वनराज बताता है बलि देने के बाद उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाएगी कि उसे किसी को वश में करने के लिए कुछ खिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बस नजर घुमाएगा और ऐसे ही वो किसी को भी वश में कर लेगा। आगे वो कहता है कि ऊपर वाले ने सभी इंसानों को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया, उन लोगों को भी जो इसके लायक नहीं, और मैं इसे फिक्स करूंगा। The whole world be in my control। और उसने लड़कियों को भी ये कमांड दे दी थी कि अगर कोई भी वनराज के पास आए या उसे छू दे तो सारी लड़कियां उस पर अटैक करके मार डाले। अब यज्ञ शुरू हो चुका है। वो एक एक करके सारी कठपुतलियां आग में डाल रहा है और सारी लड़कियां भी अग्नि कुंड की तरफ बढ़ रही। अब इससे पहले कि वनराज अपनी आखिरी लाल कठपुतली आग में डालता, उससे पहले ही कबीर उठकर आग की लकड़ी से हमला कर देता है और वनराज कुछ बोल पाता उससे पहले ही कबीर ने उसकी जीभ भी काट दी और जीभ को आग में फेंक देता है। अब जब लड़कियों को इंस्ट्रक्शन थी तो वो कबीर पर अटैक कर देती है, लेकिन अचानक वनराज की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा था, तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, तुम नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। और अब ट्विस्ट यहाँ रिवील होता है कि कबीर के हाथों में एक रिकॉर्डर था जिससे ये रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। सारी लड़कियां नॉर्मल होने लगती है और हुआ ये था कि जब हाथापाई के दौरान कबीर को आइडिया आया कि सारी बातें रिकॉर्ड कर ले, और एक सिचुएशन ऐसी आई कि वनराज उनसे चिढ़ते हुए कह गया था कि तुम क्या चाहते हो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तुम पहले की तरह मुस्कुराओ और मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। ये बात रिकॉर्ड हो गई थी। उससे थोड़ा कट एडिट करके वही रिकॉर्डिंग अब प्ले हो रही थी। अब सब कुछ ठीक हो चुका है और सारी लड़कियां भी घर चली जाती है, अपने परिवारों से मिलती है। जानवी भी बच गई और ध्रुव भी पहले से बेटर है। आगे एक और सीन आता है जहाँ कबीर ने वनराज को कैद कर रखा था और वही सड़ने के लिए छोड़ देता है। अब कहानी यही समाप्त हो जाती है। अगर आप चाहते हैं हम रेगुलरली आपके लिए ऐसे ही थ्रिलिंग मूवी लाते रहे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हमें कहीं भूल ना जाए। साथ ही आपकी सबसे फेवरेट हॉरर मूवी का नाम कमेंट कर देना। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।